वेलकम दोस्तों, सोचिए अगर कोर्ट में इंसानों की जगह एआई जज बैठ जाए तो क्या होगा। इसी खतरनाक कॉन्सेप्ट पर बनी है फिल्म मर्स, जहां एआई कुछ ही मिनटों में इंसाफ सुनाता है। लेकिन कहानी तब पलट जाती है जब एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर खुद इस एआई कोर्ट में फंस जाता है। फिल्म की शुरुआत लॉस एंजेलिस शहर से होती है। वहां अपराध इतनी तेजी से बढ़ चुके थे कि पुलिस उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। हजारों केस सालों से फाइलों में दबे पड़े थे। इसी समस्या को खत्म करने के लिए सरकार एक नया एआई कोर्ट सिस्टम लॉन्च करती है, जिसका नाम था मर्स कोर्ट। यहाँ इंसानी जज नहीं बल्कि एआई फैसला सुनाता था। अगर कोई अपराधी 90 मिनट के अंदर खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाता तो उसे तुरंत सजा दे दी जाती थी। और यही सिस्टम एक दिन शहर के सबसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर क्रिस को ही अपराधी बना देता है। उस पर आरोप था कि उसने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी है। जब क्रिस की आंख खुलती है तो वह बुरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। जिस कोर्ट में उसने अपराधियों को बैठाया था, आज वह खुद उसी के सामने था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसे पिछली घटनाओं की कुछ भी याद नहीं थी। उसके सामने बैठी थी एआई जज मैडॉक, जो अब उसका केस संभाल रही थी। मैडॉक उसे नियम समझाती है कि उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे किए जा चुके हैं और यह लगभग 97% साबित हो चुका है कि उसी ने अपनी पत्नी का कत्ल किया है। अब क्रिस के पास सिर्फ 90 मिनट बचे थे। अगर वह इस समय के अंदर खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाया तो वह कुर्सी उसे मार डालेगी। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि क्रिस को तो यह भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी मर चुकी है। तभी मैडॉक उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें उसकी पत्नी घर के अंदर खून से लथपथ पड़ी होती है। पुलिस की टीम वहां पहुंच चुकी थी और उसकी बेटी जोर जोर से रो रही थी। मरने से पहले उसकी पत्नी ने आखिरी बार क्रिस का नाम लिया था। यह सब देखकर क्रिस पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह इस जाल में कैसे फंस गया। उसके खिलाफ इतने सारे सबूत कैसे मौजूद हो सकते हैं। लेकिन यही चीज उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी थी, क्योंकि यह इंसानी कोर्ट नहीं बल्कि एआई कोर्ट था। यहां हर पुराना रिकॉर्ड, हर फुटेज और हर डेटा तुरंत निकाल लिया जाता था। लेकिन सारी चीजें सिर्फ एक ही इंसान की तरफ इशारा कर रही थीं, और वो था क्रिस। जब क्रिस सबूत देखने की मांग करता है तो मैडॉक उसे पुरानी रिकॉर्डिंग दिखाती है। पूरा शहर इस खबर से भर चुका था कि एक पुलिस ऑफिसर ने अपनी ही पत्नी का कत्ल कर दिया। उसके दोस्त और साथी भी अब उसके खिलाफ हो चुके थे। कोई भी उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। लेकिन क्रिस लगातार यही कह रहा था कि वह निर्दोष है और एआई सिस्टम कहीं ना कहीं गलती कर रहा है। वह खुद को बचाने के लिए अपनी पुरानी ईमानदारी का हवाला देता है। वह बताता है कि उसने सालों तक शहर की सेवा की है और न जाने कितने अपराधियों को पकड़ा है। लेकिन मैडॉक उसे बीच में रोक देती है। वह कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1.5 घंटा है। अगर तुम सिर्फ बातें करते रहोगे तो कभी खुद को बचा नहीं पाओगे। इसके बाद क्रिस को जो फुटेज दिखाई जाती है उसे देखकर वह खुद हैरान रह जाता है। वीडियो में दिखता है कि वह काम पर जाने के बाद अचानक वापस अपने घर लौट आता है। वह गुस्से में कार रोकता है और अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगता है। जब दरवाजा नहीं खुलता तो वह कैमरे के सामने कहता है कि क्या तुम्हें लगता है मेरे पास चाबी नहीं है। फिर वह कार से चाबी निकालता है और घर के अंदर चला जाता है। उसके बाद करीब 20 मिनट तक घर के अंदर कुछ होता रहता है और फिर वह वहां से निकल जाता है। इसके बाद क्रिस एक बार में पहुंचता है जहां वह बहुत ज्यादा शराब पीता है। वहां लड़ाई झगड़ा करता है और आखिर में पुलिस ऑफिसर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद उसकी आंख सीधा मर्स कोर्ट में खुलती है। क्रिस को इन घटनाओं की कुछ भी याद नहीं थी। शायद शराब इतनी ज्यादा थी कि उसका दिमाग सब भूल चुका था। उधर दूसरी तरफ क्रिस के घर से निकलने के कुछ देर बाद उसकी बेटी ब्रिक वहां पहुंचती है। जैसे ही वह अंदर जाती है, जोर से चीख पड़ती है क्योंकि उसकी मां खून में लथपथ हालत में पड़ी होती है। उसके शरीर पर चाकू के वार साफ दिखाई दे रहे थे। यह सब देखकर क्रिस पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को खो दिया था और उसी पर हत्या का आरोप भी लग चुका था। अब एआई जज मैडॉक उससे पूछती है कि आखिर वह वापस घर क्यों गया था। लेकिन क्रिस बार बार यही कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं। जब वह वीडियो में अपनी बेटी को रोते हुए देखता है तो तुरंत उससे बात करने की मांग करता है। मर्स कोर्ट के नियमों के मुताबिक अपराधी उन लोगों से बात कर सकता था जो केस में गवाह या सबूत से जुड़े हों, और ब्रिक तो उसकी अपनी बेटी थी, इसलिए उसे कॉल करने की इजाजत मिल जाती है। कॉल लगने तक क्रिस यही बताने की कोशिश करता है कि वह अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उनके बीच छोटे मोटे पति पत्नी वाले झगड़े जरूर होते थे, लेकिन वह उससे बहुत प्यार करता था। तभी मैडॉक अपनी असली ताकत दिखाती है, क्योंकि वह सिर्फ एक जज नहीं बल्कि पूरा एआई सिस्टम थी। उसने क्रिस की पूरी जिंदगी सोशल मीडिया, फोन रिकॉर्ड, तस्वीरों और कॉन्टैक्ट्स के जरिए स्कैन कर ली थी। उसके फोन में मौजूद हर मैसेज, हर फोटो और हर बातचीत अब मैडॉक के डेटा में मौजूद थी। यानी अब क्रिस की जिंदगी का कोई भी राज इस एआई से छिपा नहीं था। अब स्क्रीन पर एक के बाद एक रिकॉर्डिंग चलने लगती है। क्रिस की पूरी जिंदगी जैसे सबके सामने खोलकर रख दी गई हो। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी पत्नी निकोल का फोन भी अब सिस्टम से जोड़ दिया गया था। यानी उनके बीच हुई हर निजी बातचीत, व्हाट्सएप चैट, सोशल मीडिया मैसेज और पर्सनल मोमेंट्स अब सबकी आंखों के सामने थे। मर्स कोर्ट में किसी की भी प्राइवेसी जैसी कोई चीज बची ही नहीं थी। इसके बाद क्रिस की पुरानी जिंदगी के बारे में जानकारी सामने आती है। बताया जाता है कि करीब 20 साल तक उसकी शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी चली थी। उसने निकोल से प्यार करके शादी की थी और बाद में उनकी एक बेटी भी हुई थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर एक मिशन के दौरान उसकी जिंदगी बदल गई। क्रिस अपने पार्टनर के साथ ऑपरेशन पर गया था और उसी दौरान उसके दोस्त की मौत हो गई। उस हादसे के बाद से क्रिस अंदर ही अंदर टूट चुका था। वह हमेशा तनाव और गुस्से में रहने लगा।
अपनी नाराजगी और फ्रस्ट्रेशन वह घर वालों पर निकालने लगा और धीरे धीरे उसके रिश्ते खराब होने लगे। यही वजह थी कि उसने शराब पीना शुरू किया और फिर वह आदत लगातार बढ़ती चली गई। इसके बाद सिस्टम उसकी बेटी ब्रिट का डेटा भी बाहर निकाल देता है। अब उसकी निजी जिंदगी भी सबके सामने आ चुकी थी। पता चलता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। वह कभी कभी स्मोक और ड्रिंक भी करती है, पार्टियों में जाती है और कई बातें अपने माता पिता से छुपाती थी। साथ ही यह भी सामने आता है कि वह रोज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाया करती थी। तभी ब्रिट का कॉल कनेक्ट हो जाता है क्योंकि उसने कॉल रिसीव कर ली थी। इस वक्त वह अपने नाना नानी के घर पर थी। वह लगातार रो रही थी और अपने पिता पर चिल्ला रही थी कि आपने मम्मी के साथ ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन जैसे ही क्रिस उससे बात करता है, वह उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी मां को मार सकता हूं? मैं उससे बहुत प्यार करता था। क्रिस अपनी बेटी से कहता है कि लोग जो भी बातें कर रहे हैं उन पर ध्यान मत दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया और मैं खुद को जरूर बेगुनाह साबित करूंगा। लेकिन ब्रिट के नाना यानी क्रिस के ससुर उसे ज्यादा बात नहीं करने देते, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी बेटी का कातिल खुद उनका दामाद ही है। इसी वजह से वे ब्रिट को भी क्रिस से दूर रहने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैडॉक लगातार टाइम की चेतावनी देती रहती है कि समय तेजी से खत्म होता जा रहा है। वह साफ कहती है कि अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो तुम्हें सजा मिल जाएगी। अब क्रिस के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। या तो वह हार मान ले या फिर खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दे। इसके बाद क्रिस जांच में लग जाता है और अपनी सबसे करीबी दोस्त जैक को कॉल करता है। जैक भी एलएपीडी में ऑफिसर थी और इस वक्त उसी क्राइम सीन पर मौजूद थी। दोस्ती की वजह से वह सबसे पहले क्रिस से यही पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन क्रिस तुरंत कहता है कि मेरे पास समय बहुत कम है, जल्दी मुझे पूरा क्राइम सीन दिखाओ। जैक उसकी मदद करने लगती है और कैमरे के जरिए पूरी लोकेशन दिखाती है। चूंकि क्रिस खुद एक बेहतरीन ऑफिसर रह चुका था, इसलिए वह हर छोटी चीज को ध्यान से देखने लगता है। वह समझ जाता है कि वहां मौजूद सारे सबूत सिर्फ उसी को अपराधी साबित कर रहे हैं। चाहे डीएनए हो, बाल हो, फोन हो, रुमाल हो या चाबी, हर चीज पर उसके ही निशान थे। यहां तक कि जिस चाकू से निकोल पर हमला किया गया था उस पर भी क्रिस के फिंगरप्रिंट थे, क्योंकि वही चाकू वह पहले इस्तेमाल किया करता था। अब क्रिस को समझ आने लगता है कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। वहीं घर का सामान टूटा हुआ था, जिससे साफ पता चलता था कि वहां जोरदार लड़ाई हुई थी। क्रिस तुरंत एआई जज से कहता है कि निकोल की आखिरी कॉल डिटेल्स चेक करो, लेकिन सिस्टम को कोई भी संदिग्ध कॉल दिखाई नहीं देती। तभी अचानक क्रिस को एक बात याद आती है। वह सोचता है कि अगर फोन इतना साफ है तो जरूर निकोल के पास कोई दूसरा फोन होगा। उसे याद आता है कि एक बार निकोल ने उसे किसी अनजान नंबर से कॉल किया था। बस फिर क्या था, तुरंत उस नंबर को ट्रैक किया जाता है। जब उस नंबर पर कॉल लगाया जाता है तो उसकी घंटी निकोल की कार के अंदर बजती है। कार से एक दूसरा फोन बरामद होता है। अब क्रिस को शक होने लगता है कि आखिर उसकी पत्नी के पास दूसरा फोन क्यों था और वह उसे किस लिए इस्तेमाल कर रही थी। तुरंत उस फोन की कॉल डिटेल्स और बाकी डेटा चेक किया जाता है। पता चलता है कि निकोल लगातार किसी अनजान आदमी से बात कर रही थी। उस नंबर की लोकेशन भी मिल जाती है। धीरे धीरे मैडॉक को भी लगने लगता है कि शायद कहानी वैसी नहीं है जैसी शुरुआत में दिखाई दे रही थी। इसीलिए वह तुरंत जैक को उस लोकेशन पर जाने के लिए कहती है। जैक बिना समय गवाए वहां पहुंच जाती है। उधर क्रिस और मैडॉक बात करते हैं कि अगर निकोल सीक्रेट फोन इस्तेमाल कर रही थी तो हो सकता है उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा हो। धीरे धीरे क्रिस को भी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसे निकोल के अफेयर के बारे में पता चल चुका था और इसी वजह से दोनों के बीच झगड़े बढ़ गए थे। जैसे ही शक किसी और की तरफ जाता है, क्रिस के खिलाफ गिल्टी प्रतिशत थोड़ा कम हो जाता है। पहले जो 97% था वह अब 96% तक पहुंच चुका था। लेकिन अभी भी सिस्टम उसे बहुत ज्यादा दोषी मान रहा था। जब तक यह प्रतिशत काफी नीचे नहीं आता तब तक वह मौत वाली कुर्सी से नहीं हट सकता था। इधर जैक उस लोकेशन पर पहुंचती है जो एआई ने ट्रैक की थी। वहां काफी भीड़भाड़ थी, लेकिन मैडॉक उसे बिल्कुल सही जगह बताती रहती है। तभी होटल के अंदर मौजूद एक आदमी पुलिस को देखकर भागने लगता है। यही इंसान था जिसके साथ निकोल का अफेयर चल रहा था। उस आदमी का नाम पैट्रिक था। जैक उसे पकड़ लेती है और पूछताछ शुरू करती है। पता चलता है कि वह उसी होटल में शेफ का काम करता था। अब जाहिर सी बात थी कि निकोल अपने असली फोन से उससे बात नहीं कर सकती थी, इसलिए वह दूसरे नंबर का इस्तेमाल करती थी ताकि किसी को शक ना हो। यह सच जानकर क्रिस को बुरा जरूर लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पहले से इसका अंदाजा था। पैट्रिक को भी पता चल चुका था कि निकोल की मौत हो गई है। वह गुस्से में क्रिस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वह कहता है कि तुमने कभी निकोल को समय नहीं दिया, तुम उसकी बातें समझते ही नहीं थे। और एक बार फिर शक की सुई क्रिस की तरफ घूमने लगती है। लेकिन तभी पैट्रिक अपना अलिबी बताता है। वह कहता है कि जिस समय निकोल की हत्या हुई उस वक्त वह होटल में काम कर रहा था। रिकॉर्ड्स चेक करने पर उसकी बात सही निकलती है, यानी पैट्रिक निर्दोष साबित हो जाता है और जैक उसे छोड़ देती है। अब सिस्टम फिर से क्रिस को ज्यादा दोषी मानने लगता है। इसी दौरान क्रिस को अपने पुराने दिनों की एक घटना याद आती है। करीब 1 साल पहले वह अपने दोस्त के साथ मिशन पर गया था। उसी समय वह फोन पर निकोल से बात कर रहा था। तभी उसका पार्टनर गाड़ी चेक करने गया और छिपे हुए अपराधियों ने उसे गोली मार दी। अस्पताल बहुत दूर था, इसलिए क्रिस अपने दोस्त को बचा नहीं पाया। उसका दोस्त उसकी आंखों के सामने मर गया था।
सबसे बड़ी बात यह थी कि उस अपराधी को भी मर्स कोर्ट में भेजा गया था, लेकिन सिस्टम ने उसे निर्दोष बताकर छोड़ दिया था। यहीं से क्रिस का भरोसा इस एआई सिस्टम से टूट गया था। वह अंदर ही अंदर परेशान रहने लगा और मर्स कोर्ट से नफरत करने लगा। उसे याद आता है कि उसी तनाव की वजह से उसकी गाड़ी में हमेशा शराब की बोतलें पड़ी रहती थीं। लेकिन जिस दिन निकोल की मौत हुई उस दिन कार में बोतलें नहीं थीं। तभी उसे याद आता है कि निकोल अक्सर उसकी कार से शराब की बोतलें निकाल दिया करती थी। इसलिए उस दिन वह सिर्फ बोतल लेने के लिए घर वापस गया था। लेकिन घर पहुंचते ही दोनों के बीच शराब को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। गुस्से में आकर क्रिस एक ग्लास तोड़ देता है। टूटे हुए कांच से दोनों को चोट लग जाती है और उनका खून इधर उधर फैल जाता है। इसी वजह से क्राइम सीन पर दोनों के ब्लड के निशान मिले थे। अब तक मैडॉक को भी लगने लगा था कि शायद क्रिस सच बोल रहा है। हालांकि वह एक एआई जज थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें इंसानी भावनाएं भी पैदा होने लगी थीं। उसे महसूस होने लगा था कि सबूत अधूरे हैं, लेकिन बिना एविडेंस के वह कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए अब क्रिस को हर हाल में खुद को बेगुनाह साबित करना था। हालात बेहद इमोशनल थे, लेकिन इसके बावजूद क्रिस फिर से जांच में जुट जाता है। वह निकोल के सारे कॉन्टैक्ट्स चेक करता है और ऑफिस के लोगों व बाकी दोस्तों को अलग अलग करके देखना शुरू करता है। क्योंकि निकोल बहुत सारे लोगों के संपर्क में रहती थी, इसलिए क्रिस को अचानक उसकी बॉयफ्रेंड की कही हुई एक बात याद आती है। उसने कहा था, तुम्हें शायद निकोल की बात पर ध्यान देना चाहिए था। यानी साफ था कि निकोल किसी बड़ी परेशानी में थी। क्रिस तुरंत उस लड़के से दोबारा बात करवाने के लिए कॉल लगवाता है। जब उससे पूछताछ होती है तो क्रिस बोलता है, आखिर तुम मुझे क्या बताना चाहते थे? तभी पता चलता है कि निकोल एक केमिकल फैक्ट्री में काम करती थी और वहां हो रही कुछ गड़बड़ियों को लेकर बहुत परेशान थी। कंपनी में लगातार नुकसान हो रहा था और निकोल धीरे धीरे समझ चुकी थी कि आखिर यह लॉस कैसे हो रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं। इसी वजह से उसका कुछ कर्मचारियों के साथ झगड़ा भी हुआ था। अब क्रिस को समझ आने लगा था कि कातिल कोई दोस्त या जान पहचान वाला नहीं बल्कि ऑफिस का ही कोई कर्मचारी है। इसलिए वह बाकी लोगों को शक से बाहर निकाल देता है और ऑफिस स्टाफ की जांच शुरू कर देता है। क्रिस अपनी दोस्त जैक को निकोल के ऑफिस भेजता है ताकि वहां जाकर वह कुछ सबूत ढूंढ सके। साथ ही घर के आसपास लगे सारे सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाए जाते हैं। 2 दिनों की रिकॉर्डिंग खंगाल ली जाती है, लेकिन कोई भी संदिग्ध गाड़ी ना आती दिखाई देती है और ना जाती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से आया ही नहीं। तभी क्रिस को याद आता है कि कुछ दिन पहले उनके घर में पार्टी हुई थी जिसमें निकोल के ऑफिस के कई लोग आए थे। अब वह पार्टी की तस्वीरें और वीडियो ध्यान से देखने लगता है। कौन किस कार में आया था, कौन साथ गया था, हर चीज को मैच किया जाने लगा। एआई जज भी लगातार यह सारी जानकारी क्रिस के सामने रख रही थी। तभी क्रिस की नजर अपनी बेटी ब्रिट के पुराने वीडियो पर पड़ती है। वह वीडियो उसी पार्टी वाली रात का था। वीडियो में ब्रिट डरते हुए बोल रही थी कि घर के अंदर से अजीब आवाजें आ रही हैं और उसे लग रहा था कि घर भूतिया हो गया है। जब उस वीडियो को दोबारा ध्यान से देखा जाता है तो पता चलता है कि बेसमेंट का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जबकि वह दरवाजा हमेशा बंद रहता था। इतना ही नहीं, वहां किसी हाथ जैसी परछाई भी दिखाई देती है। अब क्रिस अपनी बेटी से बात करना चाहता था। काफी मुश्किलों के बाद उसे बेटी से बात करने का मौका मिलता है, क्योंकि उसके नाना लगातार मना कर रहे थे। क्रिस पूछता है, क्या उस रात तुम्हें बेसमेंट से कोई आवाज सुनाई दी थी? क्या तुमने किसी को देखा था? ब्रिट कहती है कि आवाज तो आई थी, लेकिन उसने किसी इंसान को नहीं देखा। बस यहीं से क्रिस लगभग पूरी पहेली समझ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि पार्टी के बाद कोई आदमी घर के अंदर ही छिपा रह गया था। वह बेसमेंट में 2 दिनों तक छिपा रहा ताकि किसी को शक ना हो सके। भागने के लिए उसने पड़ोसी की गाड़ी की डिक्की में छिपकर निकलने का प्लान बनाया था। अब क्रिस पूरी तरह यकीन कर चुका था कि कातिल ऑफिस का ही कोई आदमी है और वही केमिकल चोरी के पीछे भी है। इसी कारण निकोल तनाव में थी। इसके बाद ऑफिस की पूरी जांच शुरू होती है। केमिकल रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं, मेल्स पढ़े जाते हैं और यह देखा जाता है कि निकोल किससे संपर्क में थी। कुछ मैसेज ऐसे भी मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि उसका ऑफिस के एक कर्मचारी से झगड़ा हुआ था। उस आदमी पर काफी कर्ज भी था। जब उससे पूछताछ होती है तो वह पूरा इल्जाम रॉब नाम के आदमी पर डाल देता है। रॉब क्रिस और निकोल का बहुत करीबी दोस्त था, इसलिए किसी को यकीन ही नहीं होता। वह आदमी बताता है कि वह खुद निकोल के साथ मिलकर रॉब का सच सामने लाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही सब कुछ बिगड़ गया। उसने यह भी बताया कि पार्टी के बाद रॉब घर नहीं गया था। उसकी गाड़ी कोई और लेकर चला गया था, जबकि रॉब वहीं रुक गया था। अब मामला लगभग साफ हो चुका था। पुलिस तुरंत रॉब को ढूंढने निकल पड़ती है। उसके घर और ऑफिस हर जगह छापेमारी होने लगती है। रॉब के ऑफिस से भारी मात्रा में केमिकल्स मिलते हैं। जांच में पता चलता है कि वे ड्रग्स बनाने वाले केमिकल्स थे। अब सबको समझ आने लगता है कि निकोल ने रॉब का यह काला धंधा पकड़ लिया था और इसी वजह से दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। वहीं एक पुरानी तस्वीर भी मिलती है जिसमें एक बच्चे का आधा कटा हुआ हाथ दिखाई देता है। एआई जज से उस फोटो को स्कैन करने के लिए कहा जाता है। उधर पता चलता है कि रॉब एक बड़े ट्रक के साथ शहर से निकल चुका है। तुरंत उसकी लोकेशन ट्रैक की जाती है। एआई जज फोटो की जांच करके चौंकाने वाला सच बताती है। तस्वीर में मौजूद दोनों बच्चे असल में भाई थे। दोनों बचपन से अनाथ थे और हमेशा साथ रहते थे। उनमें से एक बड़ा होकर डेविड बना, जिसे एक मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन सच यह था कि डेविड ने वह हत्या की ही नहीं थी। रॉब ने अपने भाई को इंसाफ दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। इसी वजह से उसके अंदर मार्स कोर्ट के लिए नफरत भर गई थी। अब रॉब उसी कोर्ट सिस्टम को खत्म करना चाहता था। उसके ट्रक में इतना ज्यादा ड्रग और केमिकल भरा हुआ था कि वह चलता फिरता बम बन चुका था।
अगर वह ट्रक कोर्ट बिल्डिंग से टकरा जाता तो पूरा इलाका तबाह हो सकता था। इसी बीच क्रिस को एहसास होता है कि उसकी बेटी काफी देर से घर नहीं पहुंची है। जब वह घर के कैमरे चेक करता है तो पता चलता है कि रॉब उसकी बेटी को अपने साथ उठा ले गया है। अब क्रिस घबरा जाता है और एआई जज से मदद मांगता है। पुलिस की कई टीमें तुरंत रॉब के ट्रक के पीछे लग जाती हैं। लेकिन रॉब पागलों की तरह ट्रक दौड़ा रहा था। रास्ते में आने वाली गाड़ियों को कुचलते हुए वह लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। पुलिस को डर था कि अगर ट्रक शहर के अंदर पहुंच गया तो भारी तबाही होगी। इसलिए कुछ अधिकारी फैसला करते हैं कि ट्रक को ब्रिज पर ही उड़ा देना चाहिए। लेकिन क्रिस लगातार चिल्ला रहा था कि उसकी बेटी अभी भी ट्रक के अंदर है। उधर एआई जज अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि क्रिस निर्दोष है। उसके पास वहां से जाने के लिए सिर्फ 9 मिनट बचे थे। लेकिन अगर वह वहां से उठ जाता तो पूरा सिस्टम बंद हो जाता और सारी जानकारी मिट जाती। इसलिए क्रिस वहीं बैठा रहता है और मदद मांगता रहता है। पहली बार एआई सिस्टम गलत साबित हुआ था। शायद इसी वजह से एआई जज के अंदर भी ग्लिच आने लगे थे, जैसे उसमें भावनाएं पैदा हो रही हों। उधर रॉब के घर पर छापेमारी के दौरान धमाका हो जाता है और कई पुलिस अधिकारी घायल हो जाते हैं। अब रॉब को रोकने के लिए पूरी पुलिस फोर्स मैदान में उतर चुकी थी। जब ट्रक को उड़ाने की तैयारी हो रही थी तभी एआई जज सिस्टम बंद कर देती है, क्योंकि उसके अंदर क्रिस की बेटी मौजूद थी। अब ट्रक लगभग मार्स बिल्डिंग तक पहुंच चुका था और उसे रोकना बेहद मुश्किल हो गया था। तभी एआई जज क्रिस को आजाद कर देती है। क्रिस तुरंत नीचे भागता है ताकि रॉब से बात कर सके। लेकिन रॉब बेहद गुस्से में था और उसने क्रिस की बेटी को पकड़ रखा था। क्रिस समझ चुका था कि अगर रॉब ने ट्रिगर दबा दिया तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए वह एआई जज से कहता है कि अभी इसी वक्त डेविड के केस की दोबारा सुनवाई शुरू की जाए। सुनवाई में पता चलता है कि डेविड ने अपने भाई रॉब को कॉल करके कहा था कि वह निर्दोष है। लेकिन वह कॉल एक पुलिस ऑफिसर ने रोक दी थी और वह ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि जैक थी। असल में मार्स कोर्ट का पहला केस सफल दिखाना जरूरी था, इसलिए जैक ने एक बेगुनाह इंसान को फंसा दिया। यह सच सामने आते ही रॉब पूरी तरह टूट जाता है। उसी दौरान क्रिस मौका देखकर ट्रिगर छीन लेता है और उसे डिसेबल कर देता है। वह अपनी बेटी को बचा लेता है और रॉब को शांत करने की कोशिश करता है। पूरे समय एआई जज लगातार क्रिस की मदद करती रहती है, जबकि उसका सिस्टम बार बार खराब हो रहा था। फिर भी उसने आखिरी तक इंसानों की तरह साथ निभाया और इसी के साथ यह शानदार मूवी खत्म हो जाती है। कहानी हमें यही सिखाती है कि गलती चाहे इंसान करे या एआई, उसे सुधारा जा सकता है। लेकिन किसी भी सिस्टम पर आंख बंद करके भरोसा करना हमेशा खतरनाक हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।